सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, जो जन्म पत्रिका आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है पवन सिंह नेगी। पवन सिंह नेगी जी की जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा दर्शकों। और इनका जो जन्म है वह है 17 जून 1972। 17 जून 1972 का पवन सिंह नेगी जी का जन्म है। दर्शकों, यदि आप भी मेरे से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9758821165 इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ें, मेरा नंबर सेव करें और इस नंबर पर मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग भेजें और जो मेरी फीस है उसे आप जमा करें। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो डेली का प्रोग्राम है वह दिन में करीब 4-5 घंटे के करीब मैं ऑनलाइन रहता हूं, लाइव रहता हूं और अपने लाइव प्रोग्राम में मैं सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तो यदि आपका कोई विशेष क्वेश्चन भी है तो उसमें मैं बिल्कुल फ्री सेवा करता हूं। तो आप मुझसे मेरे लाइव प्रोग्राम में भी अपनी जन्म पत्रिका का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर आप मेरे से ले सकते हैं दर्शकों। अब जो मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। और दर्शकों, वृश्चिक लगन की कुंडली में पवन सिंह नेगी जी की जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण, जो दर्शक इस कुंडली से अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं वह ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसको ले सकते हैं। दर्शकों, थोड़ा गड़बड़ हो गई, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ 2 आएगा दर्शकों। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अगर ज्ञानवर्धन के लिए मेरी जन्म पत्रिका विश्लेषण देखना चाहते हैं तो वह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बढ़ता ही है। जब आप कोई कुंडली देखते हैं तो ज्ञान आपका बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो सामने जो कुंडली फ्लैश हो रही है वह पवन सिंह नेगी जी ने मुझसे संपर्क किया है और इनकी जन्म पत्रिका का मैं विश्लेषण आपके समक्ष टू द पॉइंट करने जा रहा हूं। यदि मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दर्शकों, इनकी कुंडली में मैं इनका कैरियर और इनकी विवाह की स्थिति प्लस इनका आने वाले करीब 40 से 50 वर्षों का इनका मैं विश्लेषण और इनका वर्षफल, आने वाले समय का वर्षफल और उसके साथ ही इनकी कुंडली की महादशा, अंतरदशा वगैरह का वर्गीकरण मैं टू द पॉइंट आपके समक्ष करूंगा। 4, 5, 6, 7, 8 और एक ग्रह और रह गया इनका शनि, वह यहां बैठा है दर्शकों। और इनका दर्शकों जन्म जो है वह भी मैं यहां लिखूंगा। इनका जो जन्म है वह है 17 जून 17/6 यानी 17 जून और 1972 और टाइमिंग है इनका 5:20 PM और जन्म स्थान मुंबई। ये इनका डाटा मेरे पास जो इन्होंने भेजा है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हम इनकी जन्म पत्रिका पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया है कि कुंडली में जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है तो जो हमारा जन्म की जो डेट होगी उसका जो मूलांक का लॉर्ड होगा वह कुंडली में कैसा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो दर्शकों,
जो पवन सिंह नेगी जी जो कुंडली जिन्होंने मुझे भेजी है उसमें 17 जून का जन्म है इनका, तो 17 का मूलांक हो गया शनि का, और शनि इनकी कुंडली में 3rd हाउस डिपोजिटर और 4th हाउस डिपोजिटर होकर सप्तम भाव में बैठा है। दर्शकों, सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। तो पवन सिंह नेगी जी की कुंडली में 4थे भाव और 3रे भाव से लगते हुए फल इन्हें जीवन में विशेष प्राप्त होंगे, क्योंकि इनकी जन्म पत्रिका में इनका 17 तारीख का जन्म है, जो कि शनि को शो ऑफ करता है। अब हम यह देखते हैं कि जो इनकी कुंडली में 17 तारीख का जन्म है, तो शनि जो है वह सप्तम भाव में बैठा है और किन किन ग्रहों से वह दृष्ट है। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में शनि जो है राहु से दृष्ट है, और राहु इनकी कुंडली में 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस में राहु को दिशा बल प्राप्त होता है, और 3rd हाउस में राहु उच्च राशि में आ जाते हैं, और वह उच्च राशि में आकर एक तरीके से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग शनि भी उच्च राशि में है और राहु भी 3rd हाउस में उच्च राशि में ही माने जाएंगे काल पुरुष के अनुसार। ऐसी कंडीशन में पवन सिंह नेगी जी की कुंडली में राहु और शनि की जो स्थिति है वह काफी मजबूत मानी जाएगी। अब जून का इनका लेते हैं। जून जो है वो 6ठे महीने में आता है, तो उसमें इनका जो मूलांक का लॉर्ड बना वह शुक्र बना, और शुक्र इनकी कुंडली में दर्शकों लग्न से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र अष्टमेश बुध के साथ है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। अष्टम भाव दर्शकों क्या है? अष्टम भाव है ज्ञान की गहराई, और अष्टम भाव से हम कभी कभी गूढ़ धन, गुप्त धन की भी जो डेफिनेशन देते हैं वह अष्टम भाव से देते हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। और 8वें घर की जो लॉर्डशिप है बुध के पास है, और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही बुध 17 डिग्री में विराजमान है, जो कि इनकी कुंडली में काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम इनकी कुंडली में इनका जो सन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इनका जो सन है वह 1972 है, यानी 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 2 19, 9 और 1 10 यानी सूर्य, यानी कि इनकी कुंडली में सूर्य जो है वह इनका दशमेश है, और इनका चंद्र का लॉर्ड भी है, और चंद्र का लॉर्ड और दशमेश होकर इनका सूर्य अष्टम भाव में अपनी मित्र राशि में पड़ा हुआ है। परंतु इसने यहाँ सूर्य 2 डिग्री का है। दर्शकों, सूर्य मात्र 2 डिग्री का है, जो कि चंद्रमा का लॉर्ड भी है और एक मोस्ट रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट भी है। और इनकी कुंडली में इनका जो जन्म है, जन्म का दिन और देखते हैं दर्शकों, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इनका जन्म शनिवार का है दर्शकों, शनिवार का इनका जन्म है। और इनकी कुंडली में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म भी शनिवार का है, और इनका जो तारीख, जन्म की जो तारीख है उसका मूलांक का लॉर्ड भी शनि है। इसका मतलब शनि इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब इनका यदि हम इनकी कुंडली में शनि को देखें तो वह लगन से 7वां है और चंद्रमा से 10वां है। तो चंद्र कुंडली से 10वां शनि काफी अच्छा होता है, परंतु इसकी लगन पर जो दृष्टि जा रही है यह इनके माइंड सेटिंग को कभी कभी बिगाड़ देगा, क्योंकि इनका लग्नेश 6ठे भाव में है, अष्टम भाव में है, जो कि इनको प्रबल मांगलिक भी बना रहा है, और लगन पर शनि की दृष्टि भी है, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। और शनि इनकी कुंडली में 18 डिग्री का होकर काफी बलवान है। तो इनके जो माइंड की सेटिंग है वह शनि कहीं ना कहीं बिगाड़ के रखेगा, यानी कि इनको जो इरिटेशन होगा वह कभी कभी सीमा से बाहर हो जाएगा। और दर्शकों, एक बात और भी है कि जो इनकी जो लग्न है उस पर शनि और केतु दोनों विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि जा रही है, जो कि यह बता रही है कि इनकी कुंडली में शनि और केतु दोनों डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः इनकी कुंडली में यह एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। लग्नेश का अष्टम में बैठना और लग्न पर शनि की दृष्टि होना, यह इनकी कुंडली के माइनस पॉइंट कहे जा सकते हैं। और दर्शकों, केतु पर भी शनि की तीसरी एस्पेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अब दर्शकों, हम इनकी कुंडली में इनका जो रेशो है वह देखेंगे कि इनकी कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है। कुंडली की स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है लगन के अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग,
चंद्र के सर्वाष्टक वर्ग और सूर्य कुंडली के, यानी लग्न कुंडली के सर्वाष्टक, चंद्र कुंडली के सर्वाष्टक और सूर्य कुंडली के सर्वाष्टक। यदि यह सर्वाष्टक 28 से ज़्यादा अंक लेंगे तो अच्छे होंगे, और यदि यह सर्वाष्टक इससे कम अंक लेंगे तो वह कुंडली को माइनस में ले जाएंगे। तो वृश्चिक लग्न में इनको 30 अंक मिल रहे हैं, यानी वृश्चिक राशि में जो इनकी लग्न है उसको इनको 30 अंक मिल रहे हैं दर्शकों, एवं सिंह लग्न में इनको 28 अंक मिल रहे हैं, और सूर्य कुंडली इनकी मिथुन राशि में है जो कि 25 अंक इनको मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनको जो अंक मिल रहे हैं वह सूर्य कुंडली में कम है, बाद बाकी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में अच्छे अंक हैं। तो इनको मैं लगभग 85% मार्क्स देता हूँ। 85% स्ट्रेंथ कुंडली में मानी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। और अब हम जो कुंडली की स्ट्रेंथ निकालेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि इनका जो चंद्रमा है वह इनकी कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठा है अथवा अकारक ग्रह बनकर बैठा है। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में भाग्य की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास है, और चंद्रमा जो है त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठा है और दशम केंद्र में बैठा है। और दशम केंद्र जो है वह लगन से चौथा केंद्र बली, चौथे से सातवां केंद्र बली और दशम केंद्र पूर्ण बली माना जाता है। और यहाँ 19 डिग्री का चंद्रमा बैठा है जो कि भाग्य की लॉर्डशिप लिए हुए है, त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में काफी अच्छी पोजीशन में बैठा है, और उस पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में भाग्य का अंश होता है, अतः बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर बहुत ही शानदार मानी जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वह इनकी कुंडली में है कि इनका जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें दशा क्या है। इसके बाद मैं इनकी पूरी कुंडली का जो 12 हाउसेज हैं उनके पर्टिकुलर टू द पॉइंट उनका विश्लेषण मैं करूंगा कि किस ग्रह का कहाँ क्या फल होगा। तो इनकी महादशा पर चलते हैं। महादशा इनकी वर्तमान में चल रही है राहु की, और राहु की महादशा इनकी 2023 तक चलेगी, लास्ट तक 2023 के लास्ट तक चलेगी। और वर्तमान में 8 जून 2021 से राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। राहु इनका अपनी दिशा में है और जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में है, लेकिन राहु की महादशा इनके सुखों के लिए और इनके पराक्रम के लिए तो बहुत अच्छी जाएगी। बाद बाकी और जो चीज़ें होती हैं लाइफ पार्टनर के सेहत के हिसाब से और इनकी कुंडली में इनके व्यापार के हिसाब से तो बहुत अच्छी कही जा सकती है, लेकिन इनके खुद के माइंड सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि शनि की जो लगन पर दृष्टि पड़ रही है और केतु की दृष्टि पड़ रही है वह लगन को काफ़ी डामाडोल बनाए हुए है, यानी मानसिक टेंशन बाजी इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। राहु में चंद्रमा चल रहा है, राहु में चंद्रमा इनका भाग्य का मालिक होकर दशम में बैठा है और 19 डिग्री का है। तो यह कहा जा सकता है कि यह समय इनका बुरा नहीं है। हालांकि राहु से चंद्रमा का जो है बैर है, दोनों की आपस में दुश्मनी है, लेकिन फिर भी राहु में चंद्रमा इनके लिए काफी बेहतर जाएगा, क्योंकि इनका चंद्रमा भाग्येश होकर दशम केंद्र में बैठा है। उसके बाद 8/12/2022 के बाद 27/12/2023 तक राहु में मंगल का अंतर चलेगा, और राहु इनका तृतीय स्थान में है और मंगल इनका अष्टम भाव में है। यह इनके लिए थोड़ा सा समय खराब कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल इनका लग्नेश है और शत्रु राशि में मिथुन राशि में बैठा है और वो भी अष्टमेश के साथ बैठा है। तो यह समय थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रहेगा। इस समय में मंगल के उपाय करें। मंगल के उपाय कैसे करने हैं, जब इन पर राहु में मंगल आ जाए तो उस कंडीशन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य डेली इनको करना होगा, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर 11 पीपल के पत्ते लें, उनको कलावे से बांधें और उन पर अनामिका उंगली से उन पर तिलक लगाएं प्रत्येक पत्ते पर, और तिलक लगाने के बाद उसको कहीं ना कहीं हनुमान जी के गले में डालकर आए, और ऐसा 11 मंगलवार तक लगातार इनको करना है। तो ये उपाय करने से जब राहु में मंगल आएगा तो कहीं ना कहीं इनको शांति मिल जाएगी। अब हम इनकी कुंडली में एक चीज़ और देखेंगे कि इनकी राहु के बाद गुरु की महादशा आएगी। गुरु इनकी कुंडली में
क्योंकि वह 2 वर्ष बाद ही आएगी, तो इसका अवलोकन हम ज़्यादा करेंगे। तो गुरु इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहा है, तो गुरु इनके लिए पूरी महादशा में काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह धन भाव में ओम साइन का होकर बैठा है और 10 डिग्री का गुरु काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो पवन सिंह नेगी जी, आपके लिए यह समय काफ़ी बेहतर रहेगा। और क्योंकि यह बृहस्पति आपके चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा आपका भाग्य का मालिक है, तो इस समय भाग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि आपकी निरंतरता से होगी जब आपकी बृहस्पति की महादशा चलेगी। और नेगी साहब, आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में उच्च का बृहस्पति लाभ स्थान में है और आपकी लगन कुंडली में मूल त्रिकोण राशिगत बृहस्पति अकेला होकर बैठा है आपकी लग्न चार्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और आपके नवांश चार्ट में यह चंद्रमा से 11वां है और आपकी जो लगन चार्ट है उसमें यह चंद्रमा से नव पंचम है। तो यह कंडीशन आपकी बहुत ही शानदार है। अगर मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप पे धन वर्षा होगी, यानी बृहस्पति की महादशा जो आपकी होगी वह आपका जो टाइम होगा वह धन वर्षा का टाइम होगा और चारों तरफ से आप पे समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। नेगी साहब, अब मैं आपका एक पार्ट और देखना चाहता हूँ कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। दर्शकों, चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वह भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होता है। इनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है और शुक्र इनकी कुंडली में 8वें भाव में बुध के साथ बैठा है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बनाकर शुक्र इनकी कुंडली में 8वें भाव में है, जो कि वक्री भी है और सूर्य से अस्त भी है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी शुक्र की काफ़ी कमजोर है। तो मैं यहाँ पवन सिंह नेगी जी, आपको यहाँ मैं परामर्श दूंगा। हालांकि आपकी कुंडली में लगन से शुक्र 8वां है और चंद्रमा से 11वां है और सूर्य से वह केंद्र में है, अतः आप शुक्र के भी उपाय साथ ही साथ कर लें, क्योंकि शुक्र आपके लिए कहीं ना कहीं उपाय मांग रहा है। उपाय आप शुक्र के अवश्य करें। इसमें आप गौ माता की सेवा करें और गौ माता जो है खूंटे पर बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि घूमती हुई गाय होनी चाहिए। आप उनकी सेवा करें तो उससे आपके शुक्र का जो आपका चंद्रमा जो शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र आपका 8वें भाव में है, तो आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा करने से आपके शुक्र को काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपका जो नवांश कुंडली है उसमें शुक्र आपका द्वितीय भाव में स्वग्रही है और वहाँ नवांश कुंडली में आपकी जो नवांश लग्न है वह कन्या है। कन्या लग्न में शुक्र को भाग्य का अधिपति बनाकर धन भाव में बिठाया गया है, तो इस कंडीशन में भी आपका शुक्र कहीं ना कहीं पूजनीय हो गया। वैसे नवांश कुंडली में आपका शुक्र काफी अच्छा है। पवन सिंह नेगी जी, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आपका जो नवांश चार्ट है उसमें ग्रहों की पोजीशन ज्यादा उम्दा है, बहुत ज्यादा बढ़िया आपकी पोजीशन है पवन सिंह नेगी जी। और अब मैं नेगी साहब, मैंने आपकी कुंडली में आपका यह विश्लेषण किया है। अब मैं टू द पॉइंट आपके 9 ग्रहों का विश्लेषण करना चाहूँगा। देखिए, आपकी वृश्चिक लगन है, लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट 8th हाउस में है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है और लगन पर आपके शनि और केतु की दृष्टि है, जो कि विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन देते रहेंगे लाइफ में और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। अब सेकंड भाव में आ जाते हैं। सेकंड भाव का जो अधिपति गुरु है वह आपके सेकंड भाव में ही बैठा है और चंद्रमा से वह नवपंचम है और सूर्य से वह समसप्तक है। तो बृहस्पति आपका वास्तव में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और थर्ड हाउस में आपका राहु है। दर्शकों, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस मीडिया है। थर्ड हाउस आपका जो छोटे भाई बहन है उनका आपसे क्या संबंध रहेगा इसको रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस आपका पराक्रम भाव भी है। तो राहु आपका, पवन सिंह नेगी जी, राहु आपका बहुत ही शानदार है थर्ड हाउस में, और जो कि आपका वर्तमान में महादशानाथ भी है, लेकिन वह कुल मात्र 4 डिग्री में है। तो इसलिए राहु आपको हालांकि रिजल्ट जरूर देगा, बेशक 4 डिग्री में है, क्योंकि राहु पापी ग्रह है और कलयुग में विशेष फलदायी भी होता है। तो राहु आपका अच्छा है, लेकिन उसका डिग्री वाइज बल कम है। तो जो तीसरे भाव से लगते फल हैं वह सभी आपको मिलेंगे। चौथे भाव का अधिपति आपका शनि है, जो कि मित्र राशि में बैठा है 7वें भाव में दिग्बली होकर, और वह 18 डिग्री में है।
तो चौथे भाव से लगते हुए जितने भी फल होते हैं, यानी कि अपना मकान, गाड़ी और वाहन सुख, ये सारे के सारे जो चौथे भाव से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं ये आपको सब मिलेंगी। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव एजुकेशन है, पंचम भाव संतान है, और पंचम भाव जो है वो आपकी कुंडली में आपका एंटरटेनमेंट भी है। तो पंचमेश आपका खुद से दशम भाव में, यानी खुद से केंद्र में बैठा है, और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है बृहस्पति। तो पंचम भाव से लगते हुए फल भी आपको संतान सुख से लेकर और शिक्षा का सारा आपको सुख मिलेगा। छठे भाव में यदि हम चलें तो छठा भाव जो है आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन क्योंकि छठे भाव का जो लॉर्ड है वह खुद लग्नेश होकर अष्टम भाव में पड़ा है, तो छठे भाव से संबंधित आपको जो भी फल होते हैं उनमें थोड़ी सावधानी रखनी है। जैसे कि छठा भाव शत्रु भाव है, तो आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी पवन सिंह नेगी जी। और दूसरी बात जो है, छठा भाव जो है कर्ज का भी है, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर का पैसा भी आपका बना रहेगा जब तक राहु की महादशा है। उसके बाद जैसे ही गुरु की महादशा आएगी, आप पे जो फाइनेंशियल पोजीशन है वह काफ़ी साउंड हो जाएगी आपकी। और अब हम सप्तम भाव पर चलें तो सप्तम जो है आपका अष्टम में है, और सप्तम भाव में शनि विद्यमान है, और सप्तम भाव का जो कारक है दश को, वह बृहस्पति है, वह तो अच्छा बैठा है इनका। सप्तम भाव का कारक यानी विवाह का कारक बृहस्पति को माना जाता है। शुक्र भी कहीं ना कहीं पुरुष की कुंडली में शुक्र को भी सप्तम भाव का कारक माना जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी पिछली बार बताया है आपको कि शुक्र आपका खराब है, तो शुक्र से संबंधित आप उपाय करें। तो आप अब भी मैं यही कहूँगा कि सप्तम भाव से लगे हुए शुक्र से संबंधित आप उपाय करें। अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टमेश का अष्टम भाव में बैठना, बुध जो है वह अष्टम भाव में स्वग्रही 17 डिग्री का है, और वह चंद्रमा से 11वां है, और सूर्य से वह केंद्र में है, और लगन से अष्टम में है। तो कहीं ना कहीं बुध आपका खराब है, बुध से संबंधित भी आप उपाय कर सकते हैं। अब नवम भाव पर चलें तो नवम भाव में केतु बैठा है। हालांकि केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, लेकिन क्योंकि केतु को नौवें भाव में उच्च का माना जाता है, काल पुरुष में केतु नवे भाव में उच्चता प्राप्त करते हैं, अतः यहाँ केतु काफी अच्छा बैठा है। और केतु का जो डिस्पोजिटर चंद्रमा है वह त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में विराजित है, तो यह चंद्रमा नवे भाव को काफी बलिष्ठ बना रहा है। अतः नवा भाव से लगते हुए जितने भी फल हैं यानी भाग्य और पिता, यह दोनों बहुतायत में आपको प्राप्त होते रहेंगे। 10वें भाव पर चलते हैं। दशम भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजित है जो कि भाग्येश है, तो इसने 10वें भाव को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो दशम भाव से लगते हुए जितने भी फल हैं यह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दशमेश जो है आपका, हालांकि अष्टम में जरूर पड़ा है, लेकिन खुद से 11वां होने के कारण यह काफी अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको तैयार है। यानी कि सूर्य की अंतर्दशा आपके लिए महादशा काफी अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप सूर्य को जल दें और गुड़ जो है गाय को गुड़ खिलाएं, क्योंकि सूर्य जो है गुड़ के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है। अब 11वें भाव पर चलते हैं तो 11वें भाव का जो मालिक बुध है वह खुद से दशम बैठा है और स्वग्रही बैठा है। तो ज्योतिष पाराशर के अनुसार बुध अपनी साधारण राशि में बैठकर अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल को बढ़ाएगा। अतः जब भी आपकी बुध की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो ऐसी कंडीशन में आपकी बुध की महादशा आपके लाभ को भी बढ़ाएगी। जहां आपको यह कष्ट देगी वहीं आपके फाइनेंशियल को भी बढ़ाएगी, क्योंकि 8वां भाव भी फाइनेंशियल को दर्शाता है कुछ हद तक। और 11वें भाव का लॉर्ड बुध है, यह अपनी साधारण राशि में बैठा है, तो यह अपनी मूल त्रिकोण राशि के प्रभाव को बढ़ाएगा। और उसके बावजूद राहु जो बैठा है उसकी 9वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि जो कि मित्र दृष्टि मानी जाएगी, वह लाभ स्थान पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं 11वां भाव भी आपका आपके इच्छा पूर्ति के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। अब 12वें भाव पर चलें तो 12वें भाव का जो अधिपति है शुक्र, वह आपकी कुंडली में नवपंचम बैठा है, जो कि आपको व्यय कराता रहेगा। और कभी कभी आपको दवाइयों पर भी डिपेंड रखेगा, क्योंकि 12वें भाव का जो मालिक है उसका अष्टम भाव में बैठना यह बहुत अच्छा फलदायी नहीं कहा जा सकता। वैसे तो यह एक विपरीत राजयोग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपका लग्नेश बलवान नहीं है, दश को विपरीत राजयोग ऐसे होगा कि 12वें का भावाधिपति यदि अष्टम में बैठे तो वह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। परंतु पवन सिंह नेगी जी की कुंडली में यह विपरीत राजयोग का निर्माण इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इनका लग्नेश निर्बल है। तो नेगी साहब, आपको खर्चों से विशेष सावधान रहना है, आपको स्वास्थ्य से विशेष सावधान रहना है,
और आपको कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी में भी पछड़ा आपका पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें और शुक्र से संबंधित उपाय करने से आप इन चीज़ों से सावधान रहेंगे। अब हम नेगी साहब की कुंडली में इनका वर्षफल लें। तो नेगी साहब आपकी कुंडली में इस समय जो आपकी कुंडली में वर्षफल है, 7वीं मुंथा आपकी चल रही है और 7वीं मुंथा आपकी वर्षफल में चल रही है और मुंथेश आपका भाग्य स्थान में बैठा है जिसकी लगन पर दृष्टि है और वर्षेश आपका खुद से 12वां बैठा है। तो यदि हम इस तरीके से कुंडली देखें तो 7वीं मुंथा कोई बहुत अच्छा फल नहीं देती है। तो 2021 यानी जून 2021 से जून 2022 तक का जो आपका वर्षफल है वह कोई बहुत अच्छा चमत्कार करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका वर्षेश खुद से 12वां बैठा और पापी ग्रह राहु से दृष्ट भी है जो कि जड़ योग बना रहा है। अतः यह आपका जो वर्ष है यानी 2021 जून से लेकर जून 2022 तक का यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्षेश ही खुद से 12वां बैठा है और वह राहु से दृष्ट भी है। यदि हम आपका इससे अगला वर्ष देखें वर्षफल में, तो आपकी कुंडली में जो 2022 और 23 का वर्षफल है उसमें आपकी 5वीं मुंथा रहेगी। तो ये मुंथा आपके लिए काफ़ी ठीक जाएगी और वर्षेश जो है वह भी भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान में बैठकर वह शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है और लगन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो कि मीन राशि का बृहस्पति है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है पवन सिंह नेगी जी कि जो जून 2022 से जून 2023 तक का आपका वर्षफल है यह आपके लिए बहुत ही शानदार जाएगा। और 5वीं मुंथा का जो लॉर्ड है शनि, वह भी छठे भाव में बैठा है और छठे भाव में शनि को अति विशिष्ट कारक माना गया है। अतः आपकी कुंडली में जो 2022 से जून 2023 तक का वर्षेश है वह काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे आगे यदि आपका वर्षेश देखें तो आपकी कुंडली में आपका मुंथा है तीसरी, और तीसरी मुंथा जो है वो मध्यम मानी गई है और वर्षेश आपका बृहस्पति है जो कि पंचम भाव में राहु के साथ बैठा है। तो कुल मिला के यह वर्ष आपका मध्यम जाएगा और पंचम भाव में यह मुंथा जो वर्षेश है वह राहु के साथ बैठा है, लेकिन त्रिकोण में बैठा है। तो छोटी मोटी टेंशन तो जरूर होगी, लेकिन कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए यानी कि जून 2023 से जून 2024 तक का वर्षफल जो है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, यानी कि मध्यम से थोड़ा अच्छा 60%। अब मैं लास्ट एक वर्ष का और आपको बताऊंगा, यानी 2024 से 2025 उस समय आपकी मुंथा राशि 1 होगी जो कि आपका वर्षेश भी होगा और वर्षेश आपका पराक्रम भाव में बैठेगा और वर्ष लगन में राहु बैठेगा। तो यह स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि चौथे सुख स्थान में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है और बुध यहाँ पर स्वग्रही बैठा है। हालांकि चंद्रमा 8वें भाव में है तो कहीं ना कहीं टेंशनबाजी भी रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मुंथा 1 है और मुंथेश जो है वह पराक्रम भाव में बैठा है तो यह वर्ष भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहा जा सकता है। तो दर्शकों, मैंने पवन सिंह नेगी जी की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष कह सुनाया है। यदि आप भी मुझसे अपना कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण विस्तार पूर्वक कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9758821165 पर जाकर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेजें और मेरी जो फीस है उसको आप मुझे डोनेट करें, मुझे भेजें और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण मेरे से करा लें। नमस्कार।